ओके, सो प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने ये जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करना शुरू किया था। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और अच्छा ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द आइडिया ऑफ म्यूटेशंस वाज ब्रॉट फोर्थ बाय। अब ये जो आइडिया दिया था म्यूटेशन का, तो यहाँ पे तीन कंसेप्ट है जिनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब इवोल्यूशन में। एक तो होता है लेमार्क वाला थ्योरी, है लेमार्किज्म जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है डार्विनिज्म के बारे में बात करते हैं, है ना। और एक है जिसको हम कहते हैं ह्यूगो डी व्राइस का, है ना, म्यूटेशन वाला थ्योरी। तो यहाँ हमारा आंसर है बेटा ह्यूगो डी व्राइस, हु वर्कड ऑन द इवनिंग प्राइमरोज। ठीक है, तो ये इवनिंग प्राइमरोज प्लांट के, है ना, ऊपर उन्होंने काम किया था। ठीक है, ये डायरेक्ट हमने सही स्टेटमेंट वहां पे देखा भी है टेक्स्ट बुक में, है ना, अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो उन्होंने वो जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन वाला, है ना, सडन अपीयरेंस वाला जो है ना, फंडा दिया था सबको। ठीक है, सो ये है हमारा आंसर बी। डार्विन्स फिंचेस आर गुड एग्जांपल ऑफ। अब देखो यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाला एक चीज दिया गया। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के लिए जो मौत है, ठीक है, वो हमने एक्चुअली देखा है। यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक वाला कंसेप्ट भी नहीं है। कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है कि जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स वगैरह जो है, जो कि कनेक्टिंग लिंक है बर्ड और एव्स जो होते हैं और रेप्टाइल्स के बीच में, उनको माना जाता है। तो वो वाला भी कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली इसका आंसर बेटा हमारा होगा एडाप्टिव रेडिएशन के लिए, है ना। अलग अलग प्रकार के डार्विन फिंचेस जो बर्ड्स है वो मॉडिफाई हुए, उनके बिट्स, है ना, उनके जो भी बिहेवियर है वो सब मॉडिफाई हुए हैं। ये है एडाप्टिव रेडिएशन ऑन अ सिंगल आइलैंड। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, पेरीपेटस, व्हाट इज दिस, इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। अब देखो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कनेक्टिंग लिंक फॉसिल्स में ही देखे जाते हैं खास करके, बट उनको हम लोग दोनों के कैरेक्टर्स उनमें देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो हमारा आंसर होगा पेरीपेटस का, इज एक्चुअली इसको वेलवेट वर्म कहा जाता है, वेलवेट वर्म। ठीक है, तो पेरीपेटस वेलवेट वर्म, ठीक है। तो ये जो होते हैं वेलवेट वर्म्स, इन्हीं में आता है। एंड it is a connecting link between this one, Annelida and Arthropoda. ठीक है, so next, which one of the following scientist name is correctly matched with the theory put forth by him? अब किसने कौन सी थ्योरी दी है? ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट आता है पैस्चर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये सही नहीं है। डी व्राइस नेचुरल सिलेक्शन, ये सही नहीं है। मेंडल थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म वाला जो कंसेप्ट है वीजमैन का, है ना, ये वाला जो कंसेप्ट है थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, ये जो है इनका नाम था ऑगस्ट वीजमैन। ठीक है, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया है कि, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो भी फर्टिलाइजेशन करेगा, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो साइटोप्लाज्म पेरेंट्स में था, ठीक है, वही साइटोप्लाज्म नेक्स्ट जनरेशंस में जाता है। यहाँ न्यूक्लियस की बात नहीं हो रही है, जेनेटिक मटेरियल नहीं। ये है जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म का क्या मतलब है कि जो भी साइटोप्लाज्म या कंटेंट
एक सेल में स्पर्म में होता है, वही कंटेंट जो है वो आगे की जनरेशन में जाता है, ठीक है, और ये अफेक्टेड नहीं होता, ये चेंज नहीं होता, चलते रहता है, चलते रहता है, ठीक है। सो ये कंसेप्ट है, ठीक है। और वेजमैन ने ये वाला जो क्या था, मैंने बताया था ना, एक एक्सपेरिमेंट किया था, रैट माइसिस का, उनके बेटा जो पूंछ है वो कट करते गया, है ना, कट करते गया, कट करते गया, और देखा बहुत सारे जनरेशन, 20 जनरेशन तक बेटा ऐसा किया, बट उसको ये दिखा कि यार ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब बॉडी में टेल आप कट कर दोगे तो टेल कट करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो भी कैरेक्टर्स है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जर्म प्लाज्म के थ्रू जाते हैं, है ना, एक सेल और स्पर्म जो बनता है उनके थ्रू ही जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी एक्वायर्ड कैरेक्टर वाला जो था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, लैमार्किज्म, उसको ये डिस्प्रूव भी करते हैं वेस्टमैन। नाउ Darwinism's finches are an excellent example of, अब फिर से बेटा वही क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा आंसर यही है बच्चों, एडाप्टिव रेडिएशन, यही बेस्ट आंसर है, ठीक है। डार्विनिज्म फिंचेस जो है वो बढ़िया एग्जांपल है। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है भाई, ये एक्चुअली आपका इकोलॉजी वाला चैप्टर है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, उसमें बेटा हम बहुत सारे इंटरेक्शंस पढ़ते हैं बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड, है ना, तो बिटवीन द स्पीसीज, जिसको हम कंपटीशन कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं, ठीक है, प्रेडेशन कहते हैं, कमेंशियलिज्म, अमेंशियलिज्म, वैसा ही एक है पैरासिटिज्म, ठीक है। तो पैरासिटिज्म के जैसे कि कोयल जो होती है, मतलब कुकू जिसको हम लोग कहते हैं, कुकू एंड क्रो, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है। तो कुकू लेज एग्स इन द नेस्ट ऑफ द क्रो, ठीक है। सो एंड द एग्स आर बिल्कुल एग्जैक्टली रिसेंबल करते हैं, तो क्रो भी पहचान नहीं पाता, ठीक है। इसको हम लोग ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं, ब्रीडिंग के लिए वो दूसरों को इस्तेमाल करता है, दैट्स इट। सो यहाँ डेफिनेटली आंसर तो ए होगा। नेक्स्ट, थॉर्न ऑफ द बोगनवेलिया एंड द टेंड्रिल ऑफ द कुकुरबिटा आर द एग्जांपल्स ऑफ। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि ये अभी बहुत बार हो गया, मतलब इतने ही क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में 3-4 बार बेटा आपको बोगनवेलिया और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा देखने को मिला होगा, 2-3 बार। सो होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, अगर आप इस चैप्टर की नब्ज पकड़ लो तो यही है, एक एडाप्टिव रेडिएशन क्या है, दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, ठीक है, तीसरी चीज बेटा होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, ये अगर आपने सही से कंसिडर कर लिया, दैट्स इट, ठीक है, बहुत आपका काम बन जाता है। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइटम्स, पेयर्स ऑफ आइटम्स करेक्टली बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ ऑर्गन्स मेंशन अगेंस्ट इट, ओके। सो थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया, कैन यू सी दिस वन, उसी ईयर में एक ही साल में बेटा 2 बार। थॉर्न ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ द कुकुरबिटा एनालॉगस ऑर्गन्स है, तो बिल्कुल ये रॉन्ग है ना, होमोलॉगस ऑर्गन एग्जांपल है, ठीक है। तो क्या हमने ये क्वेश्चन किए थे क्या, हेलो, ये वाले क्वेश्चन हमने किए थे, ओके। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एंड द ब्लाइंड स्पॉट इन द ह्यूमन आई। अब देखो ये चीज है जिसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन्स का कंसेप्ट कहते हैं। So there are a lot of different types of the vestigial organs concept. तो हम लोग मानते हैं कि ये भी एक एनाटॉमिकल एविडेंसेस है, ठीक है, एनाटॉमिकल जो एविडेंसेस है इसमें ही आते हैं। तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन डेफिनेटली बेटा हमें पाया जाता है, ठीक है, जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमंस में इवन निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, ठीक है। एंड ब्लाइंड स्पॉट इन द ह्यूमन आई, देखो ब्लाइंड स्पॉट इज नॉट एन वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज अगेन गोइंग रॉन्ग। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन डेफिनेटली वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो सबके हमारी आंखों के
होता है, थोड़ी बाजू में कॉर्नर में दिखाई देता है। इस तरह से आप आंखों को खोल के देखोगे तो इस तरह से एक लेयर आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। अब जो फ्रॉग वगैरह, बर्ड्स वगैरह, उनमें ये ओपन मतलब क्लोज होती है, तो उनकी आंखें देखोगे आप बर्ड्स वगैरह की, तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है आंखों के सामने, यहाँ ऐसी पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो उनको फ्लाई करते समय, उड़ते समय, या है ना, प्रोटेक्ट करती है, मतलब एयर वगैरह से प्रोटेक्शन करती है। हमारे अंदर होता तो है वो, ठीक है, अगर उसको थोड़ा और भी हम लोग ऐसे खोल के देखें आंखों को, ठीक है, तो निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन दिखाई जरूर देता है, बट उसका कोई उतना यूज है नहीं। नेफ्रिडिया ऑफ द अर्थवर्म, ये देखो अर्थवर्म का नेफ्रिडिया, एंड द माल्पीजियन ट्यूबल्स ऑफ द कॉकरोच आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्चुअली ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये किस तरह से बच्चों, अर्थवर्म और कॉकरोच, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, ये जो चैप्टर है वहां पे ये आपको लेके जा रहा है, ठीक है, या इवन एनिमल किंगडम इस चैप्टर पे लेके जा रहा है। तो इसका आंसर देखो, नेफ्रिडिया डेफिनेटली अर्थवर्म का, और माल्पीजियन ट्यूबल डेफिनेटली कॉकरोच में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है, तो ये तो सही लग रहा है। देन विंग्स ऑफ द हनी बी एंड द विंग्स ऑफ द क्रो आर द होमोलॉगस ऑर्गन। ये बिल्कुल भी नहीं है, फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है बेटा, तो होमोलॉगस नहीं, वो एनालॉगस होते हैं, तो दिस इज रॉन्ग, तो यही बेटा सही है। Nephridia of earthworm and Malpighian tubules of the cockroach are the excretory organs. Next, which one of the following is incorrect about the characteristic of the protobionts? Now यहाँ पे देखो, तो मैंने ये बात आपको पढ़ाते वक्त भी कही थी कि ये जो प्रोटोबायंट्स है या पहले जो ऑर्गेनिजम्स बने थे, उनके लिए कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो प्रोटोबायंट्स है उनके लिए यहाँ पे आपको बेटा क्वेश्चन नंबर है ना 22 में, मतलब 2008 के क्वेश्चंस में उन्होंने क्वेश्चंस में पूछा है, एनसीईआरटी में बिल्कुल भी दिया नहीं। तो दो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई दे रहा है बेटा कोएसरवेट्स, दिस इज व्हाट द कोएसरवेट। दूसरा एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, वो है माइक्रोस्फीयर्स, ठीक है, एज इन्विस्ड इन द बायोजेनिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो अब यहाँ पे आप देखने को मिलता है कि, ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि दे वेर एबल टू रिप्रोड्यूस, क्या उनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी थी, है ना। दूसरा, दे कुड सेपरेट कॉम्बिनेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, क्या वो है ना अपने आप को सराउंडिंग से सेपरेट करना सीख गए थे। दे वेर पार्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, या पार्शियली थोड़े से आइसोलेट हुए थे, थोड़े से मिक्स थे। और दे कुड मेंटेन एन इंटरनल एनवायरनमेंट, क्या उनमें ये एबिलिटी थी कि वो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। नाउ देखो, मुद्दा ये है कि सबसे पहले सर हमें ये कोएसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर ये पता है नहीं, तो देखो कोएसरवेट्स, एक्चुअली मैंने एक वर्ड आपको पढ़ाते वक्त जरूर बोला है, मैंने कहा था एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स ये शब्द यूज किया है, मतलब देखो यार, मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होते हैं, एक जगह जमा हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड, ठीक है, एंड उसका मेम्ब्रेन बना दिया, एंड थोड़े से एंजाइम्स उसमें होते हैं कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज इनटू मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सच एज स्टार्च। तो कोएसरवेट ड्रॉपलेट जो थे वो जो है वो ड्रॉपलेट है, पानी के ड्रॉपलेट है, एक पानी का ऐसा ड्रॉपलेट है, ऐसा स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया था, पानी के ड्रॉप्स का एग्जांपल, और उसमें कहा था कि हाँ उसमें एक्चुअली एक ऐसा लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ मेम्ब्रेन है, और हो सकता है उसमें कुछ एक्टिव एंजाइमेटिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है। इस पानी के ना जो जो बबल है इसमें ये सारी चीजें हो रही है, जस्ट इट इज एन एग्रीगेट, ठीक है, और वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली बनते रहते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली डिवाइड हो सकते हैं, ऐसा तो हम लोग कह नहीं सकते, दैट वी आर अनेबल टू से। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये पूछा गया है, ये थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। इनकरेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटोबायोन्स, प्रोटोबायोन्स, ठीक है, ये एक वर्ड यहाँ पे दिया गया है। नाउ देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो भी नाम है कोएसरवेट्स या माइक्रोस्फीयर, है ना, ये एग्रीगेट्स ऑफ कंपोनेंट्स है,
जिनको हम बायोलॉजिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं मानते। पहली चीज पहले क्लियर कर लेते हैं, we don't consider them as a living organisms. Hello, is it clear? तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानते हैं। हेलो, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, आप नोट कर सकते हो, इफ यू वांट टू नोट, यहाँ पे मैं लिखूंगा थोड़ा सा बच्चों, है ना। देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लिखा मैंने, यहाँ लिखता हूँ बच्चों सी, यहाँ लिखता हूँ एम। तो सी का मतलब ही है कोएसरवेट्स और एम का मतलब है माइक्रोस्फीयर। ठीक है, अगर आप सी मतलब कोएसरवेट्स के बारे में जानते हो, देखो इसको हम बिल्कुल सिंपली बात करें, हम लोग बोलते हैं हॉट डाइल्यूट सूप। हॉट डाइल्यूट सूप जो था वो था कि जब अर्थ धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो उसमें हर जगह पे, बहुत जगह पे बेटा बारिश हुई, पानी जमा हुआ, बट ये पानी बहुत गर्म था क्योंकि जमीन उतनी ठंडी हुई नहीं थी। तो बेटा वहां पे जो भी थोड़ा बहुत पानी जमा हुआ है ना, छोटे छोटा जो भी समंदर जैसे, ओशन जैसे एरियाज बने, वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर भी क्रिएट हुआ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी था, और इस कंडीशन में ही उस हॉट डाइल्यूट सूप में जो बबल्स बने, उन बबल्स में ये सारे मॉलिक्यूल ड्यू टू दैट हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लाइटनिंग, और उस वक्त यूवी रेज को भी रोका नहीं जा सकता था क्योंकि एटमॉस्फेयर बना नहीं था, तो ये सारे हाई एनर्जी कंटेंट बेटा वहां पे डेफिनेटली अर्थ के ऊपर मौजूद थे, उसीलिए ये सब बन पाए। ऐसा हमारा सिंपल लॉजिक है। ठीक है, कोएसरवेट जो भी होते हैं, ये जो कोएसरवेट है, ठीक है, आर दी vesicles like structures made from the aggregates of the lipids। यहाँ पे जो वर्ड मैं लिखूंगा वो इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट्स ऑफ लिपिड्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखना ये है एग्रीगेट्स ऑफ लिपिड्स, और जो माइक्रोस्फीयर है, ठीक है, जिनको माइक्रोस्फीयर कह रहे हैं, वो क्या है। तो whenever we talk about what the microsphere, जब भी हम लोग माइक्रोस्फीयर के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली बेटा ये जो होते हैं ये भी ड्रॉपलेट्स है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे। ठीक है, एंड मेड फ्रॉम द एग्रीगेट्स ऑफ द प्रोटीनॉइड्स, मतलब ये जो है दे आर एक्चुअली द एग्रीगेट्स ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, या प्रोटीन जैसे कंपोनेंट से एग्रीगेट बने। पहला डिफरेंस यही, कोएसरवेट्स में लिपिड का हम लोग देखने को मिलता है। दूसरा, यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है बहुत ही इनमें होता है कि ये दे हैव द एबिलिटी टू ग्रो, इनमें ग्रोथ करने की एबिलिटी थी, मतलब लिपिड का मॉलिक्यूल है, वो चीजों को छोड़ते चले जाएंगे, है ना, वो ग्रो हो सकते थे। ठीक है, लिपिड को लिपिड अट्रैक्ट करके जोड़ते जोड़ते बेटा, जैसे कि आज भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो मिसल्स बनते हैं वो लिपिड के एग्रीगेट से बनते हैं और वो ग्रो हो सकते हैं साइज में। बट इनमें जो होता है बेटा कैन बडिंग, है ना, बर्ड मतलब इनमें बडिंग पॉसिबल थी। तो ये जो प्रोटीनेशियस या प्रोटीन से बने हुए कंपोनेंट माइक्रोस्फीयर थे, ठीक है, ये सब हमने लैब में करके देखे, ठीक है, वही हम बातें बोलते हैं। तो उनमें बडिंग पॉसिबल है, मतलब छोटा सा उसमें से बर्ड ऑफ निकलेगा और उससे एक नया, ठीक है, अगर बर्ड निकल गया इस हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में तो उसमें बेटा नया फिर प्रोटीन्स का एग्रीगेशन बनना शुरू हो जाएगा वो छोटे से बर्ड की तरफ। ठीक है, तो ये चीजें देखी गई है। इसमें एक्चुअली सिंगल मेम्ब्रेन था लिपिड का, और ये डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है माइक्रोस्फीयर। ठीक है, इसमें डबल मेम्ब्रेन था, जैसे आज न्यूक्लियस में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या क्लोरोप्लास्ट में होता है, वैसे ही प्रोटीन्स के दो लेयर से बना हुआ, ठीक है, स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ये समझना है कि माइक्रोस्फीयर्स आर फॉर्म फ्रॉम द स्पेशली फ्रॉम द एग्रीगेट्स ऑफ प्रोटीन कंपाउंड्स एंड द कोएसरवेट्स आर एक्चुअली फॉर्म फ्रॉम द लिपिड्स। इज इट क्लियर? हेलो,
बेटा क्लियर है क्या रे? हेलो, अरे क्वेश्चन पूछो ना यार, मतलब समझ में आया है क्या आपको? इज इट एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी? ठीक है, देखो यहाँ पे इसको समझो कि ये सब लिविंग क्रिएचर्स बिल्कुल भी नहीं है। इनको हम लोग लिविंग क्रिएचर वगैरह कुछ नहीं मानते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इनमें कुछ की डिफरेंसेस है जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन वाला, डबल मेम्ब्रेन वाला। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो जब हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं ओपैरिन एंड हेल्डेन थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी है ओपैरिन एंड हेल्डेन वाली। उसमें क्या होता है ना, उन्होंने यही बोला कि जो भी सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं पॉलीमराइज इनटू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एंड देन दीस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म एग्रीगेट्स। तो अमाइनो एसिड से प्रोटीन बने और ये प्रोटीन्स के एग्रीगेट बने, लिपिड्स बने, लिपिड्स के एग्रीगेट बने। ये जो कहानी है ये ओपैरिन हेल्डेन ने बताई है ऑर्गेनिक जो इवोल्यूशन है या ऑर्गेनिक ओरिजिन ऑफ द लाइफ की। ठीक है, ऑन अर्थ। ठीक है, सो वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल पॉइंट व्हिच वेर नोन एज अ कोएसरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर। अभी उनको हम लोगों ने अलग अलग नाम दिए। उस इनमें भी मतलब कोएसरवेट्स बोलने वाले साइंटिस्ट का नाम अलग है, माइक्रोस्फीयर बोलने वाले साइंटिस्ट का नाम अलग है। तो ये अलग अलग लोगों का कार्यक्रम है। तो कोएसरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर्स आर सेल लाइक स्ट्रक्चर्स, वो सेल जैसे थे, इसीलिए उनको हम प्रोटोबायोन्ट्स कहते हैं। बायोन्ट तो कहते नहीं, बायोन्ट है नहीं, प्रोटोबायोन्ट्स है ना, ये चीज है। एंड दे रिसेंबल लिविंग सेल, लिविंग सेल को रिसेंबल करते हैं जिस तरह से अरेंजमेंट उनके होते थे। ठीक है, बट उनमें सेल की सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी नहीं थी और वो स्पॉन्टेनियसली लिक्विड में बनते थे। ठीक है, लिक्विड मीडियम में वो बनते थे। ठीक है, उनमें मेम्ब्रेन था। ठीक है, और उनमें एक एबिलिटी थी वो, ठीक है, वो कि उनके अंदर कुछ मॉलिक्यूल जा सकते थे और उनसे कुछ मॉलिक्यूल बाहर, जो भी एक्सचेंज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर बेटा केमिकल रिएक्शंस हो सकती थी और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो सिडनी फॉक्स नाम का साइंटिस्ट है, माइक्रोस्फीयर्स जो है उसके उसने बताया, जो कि है ना, जो भी हम लोग ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो सिडनी फॉक्स ये नाम है बेटा। ठीक है, तो सिडनी फॉक्स नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने बेटा ये कंसेप्ट दिया है माइक्रोस्फीयर वाला। ठीक है, और उनके हिसाब से दो जो है, द माइक्रोस्फीयर इज नॉन लिविंग कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स विद अ डबल लेयर्ड आउटर बाउंड्री सिमिलर टू द कोएसरवेट्स। वो है ना कोएसरवेट जैसा ही उन्होंने चीज बताई, बट सिडनी फॉक्स ने माइक्रोस्फीयर वाला कंसेप्ट बताया। ठीक है, ठीक है, वो बर्ड कर सकते थे, मूवमेंट कर सकते थे। ठीक है, तो ये देखो, ज्यादा करके हम माइक्रोस्फीयर को फर्स्ट लिविंग सेल का दर्जा देते हैं क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, बडिंग कर पा रहा है ना, मूवमेंट कर पा रहा है। ठीक है, तो जो भी है फर्स्ट जो है ना, हम लोग बोलते हैं। और अगर आप कोएसरवेट्स के बारे में बात करो तो ऐसे बोल सकते हैं कि कोएसरवेट्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक तो वही वो। ठीक है, they are formed by the aggregation of complex organic compounds, mostly lipids. And however, they do not contain heredity material. उसमें कोई DNA RNA किसी में भी नहीं है, दोनों में भी नहीं। ठीक है, coacervates surround by membrane-like boundary, but single membrane. They are able to take substances from their surrounding and grow in size. वो साइज में ग्रो हो सकते थे क्योंकि वो चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, अगर एक सर्टेन लिमिट तक वो ग्रो हो गए बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो आप बबल्स के बारे में मैंने उस दिन बताया था कि बबल भी वाटर में, एयर बबल भी बहुत बड़ा हो गया तो वो फूट जाता है थोड़ी देर बाद, है ना। तो सेम थिंग वी कंसिडर हियर। ठीक है, वो बहुत बड़े अगर हो गए सो दे डिवाइड एंड फॉर्म न्यू कोएसरवेट्स। बहुत बड़े हो गए तो लिपिड के ही बेटा मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल से वो डिवाइड हो जाते थे। ठीक है,
केमिकल रिएक्शंस वगैरह सब कुछ होता था ये कोएसरवेट्स के अंदर। अब ये जो ओपेरिन हेल्डेन है इन्होंने ही एक्चुअली ये वाला कोएसरवेट वाला कंसेप्ट बताया है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों आप मतलब जो ओपेरिन है वो खास करके उन्होंने ये कंसेप्ट दिया है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो दोनों ही लिविंग नहीं है। अब हमारे पास में क्वेश्चन है, चलो है ना, which one of the following is incorrect about the characteristic of the protobiomes, coacervates and microspheres are, है ना? तो आप बता सकते हो इनकरेक्ट क्या है, क्या वो एबल थे टू रिप्रोड्यूस, मतलब इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है। देखो कोएसरवेट्स और माइक्रो जो स्फीयर है वो सेल लाइक स्ट्रक्चर्स है, बोथ स्ट्रक्चर्स आर नॉट अलाइव, वो जिंदा नहीं थे। कोएसरवेट आर टाइनी स्फीयर, छोटे छोटे स्फीयर्स थे। दोनों ही जो बेटा है ना एनवायरनमेंट में, आजू बाजू में उनके एनवायरनमेंट में सेपरेट हो जाते हैं, वो चीजों को अपने अंदर ले सकते थे, सब्सटेंसेस को अपने अंदर है ना टेक इनसाइड। ठीक है, दैट्स इट, दे कैन डू। उनके इनसाइड बेटा केमिकल रिएक्शंस होती थी दोनों के अंदर। ठीक है, दोनों ही स्पॉन्टेनियसली केमिकल प्रोसेसेस से बनते थे। ठीक है, वो दोनों ही सेल जैसे थे, बट है ना उनमें अंदर किसी में भी लिविंग जो इनहेरिटेंस वाला जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल भी नहीं था। मतलब एक कोएसरवेट से अगर दो टूट गए तो वो एक जैसे ही बनेंगे, इसकी कोई संभावना नहीं थी। नाउ ये सब कुछ पढ़ने के बाद में क्या आप आंसर दे सकते हो? मैंने सारी चीजें बता दी है। बताओ, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन जो अभी मैंने आपसे पूछा है, जो आपके सामने? तो ऑब्वियसली है ना, ये आप बोलोगे कि दे वेयर एबल टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब है कि इसमें ग्रो होने का, टूटने का, बडिंग करने का एबिलिटी था। सो दिस इज करेक्ट। दूसरा ऑप्शन डी को देखो, दे कुड मेंटेन एन इंटरनल एनवायरनमेंट। तो वो डेफिनेटली सेपरेटेड अगर थे बाहर से, तो अंदर बेटा वो चीजों ले सकते थे, रिएक्शंस करा सकते थे, ये सब कुछ अगर उनके अंदर होता था तो अपने अंदर का एनवायरनमेंट मेंटेन कर पा रहे थे, तभी तो है ना वो सेल लाइक थे। सेल तो नहीं थे बट सेल लाइक थे। तो ए और डी तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब आपको चुनना है दोनों में से। They could separate combinations of molecules from the surroundings, and C, they were partially isolated from the surrounding. अब इसमें देखो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। डी अगर आप देखोगे, they could separate combinations of the molecules from the surroundings. तो उनका कहना ये है, ये जो ऑप्शन ये कहता है बहुत बड़ी बात बोलता है कि उनमें ये एबिलिटी थी कि हाँ ये प्रोटीन है तो ये अपना मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन नहीं तो उस बाहर का मॉलिक्यूल है। ऐसा सेपरेशन करने का, ऐसा डिफरेंशिएशन करने की एबिलिटी, ठीक है, ये क्या उनमें थी? डिफरेंशिएट कर पाने की एबिलिटी क्या उनमें थी? तो बेटा बिल्कुल भी नहीं, उनमें इतना नहीं था। वो इतने वायरले, हाँ वो पार्शियली आइसोलेटेड थे है ना, क्योंकि उनमें मेम्ब्रेन था, तो वो उतना कुछ ये नहीं कि एकदम पेक्यूलरली बड़े बड़े कॉम्बिनेशन जो है, सेपरेट कॉम्बिनेशंस जो है ना, कॉम्बिनेशंस को सेपरेट कर पाए फ्रॉम द सराउंडिंग कि हाँ यार ये प्रोटीन बाहर बनेगा, जो बाहर है वही एग्रीगेट हो रहा है, जो सराउंडिंग में मॉलिक्यूल से वही बेटा एक जगह जमा हो रहे थे, टूट रहे थे। तो ऐसा कोई प्रॉपर सेपरेट कॉम्बिनेशंस नहीं था है ना, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं। दे वेर वेरी स्मॉल वेसिकल्स, जो वहां पे हॉट डाइल्यूट सूप में जो कुछ भी प्रेजेंट है उनके बस एग्रीगेट्स बन रहे थे। सो दे डोंट हैव एनी सेपरेट कॉम्बिनेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे हैव द सिमिलर थिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, उनके सराउंडिंग में जो था वही चीजें बेटा वो एग्रीगेट करके अपने अंदर खींच रहे थे, दैट्स इट। हेलो, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आता है ये, दिस इज बिल्कुल भी बहुत एडवांस्ड फीचर है, ये उनके अंदर नहीं था। अब इसीलिए मैंने उस वक्त पढ़ाते समय भी ये कहा था कि मैं एनसीईआरटी से ही चीजों को बता रहा हूँ। हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस में देखेंगे कि वो कहाँ तक जाते हैं। यहाँ पे आप ये क्वेश्चन को अगर देखोगे तो एक नॉर्मल बच्चे के लिए, मतलब इवन दो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, कोएसरवेट्स क्या होता है, माइक्रोस्फीयर क्या होता है, तब भी बेटा
इसका आंसर दे पाना इतना आसान नहीं था। हेलो, isn't it? है ना? Now you understand this entire question. इसकी बेटा इसका डिफिकल्टी लेवल देखो इस क्वेश्चन का। पहले तो आपको कोएसरवेट्स माइक्रोस्फीयर क्या है ये पता होना चाहिए, उसके बाद आपको ये जो ऑप्शंस है उसमें से डिफरेंशिएट भी करते आना चाहिए। सो एवरीथिंग यू हैव टू, अभी आपको सारी चीजें मैंने बता दी है ना? डिफरेंसेस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है, किसने क्या चीजें बोली है, ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शंस है उनकी मीनिंग क्या है, व्हाई द आंसर बी। हेलो, इज इट क्लियर? डाउट है क्या बच्चों? अभी इसमें डाउट नहीं पूछ रहे हो इसलिए मुझे अजीब सा लग रहा है। मस्ट आस्क डाउट यार, इसमें डाउट आते हैं बहुत सारे, ठीक है। एनीवे, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि व्हेन टू स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जेनोलॉजी, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। अरे ये डिफरेंसेस लिखे क्या आप लोगों ने? हेलो बच्चों, ये जो अभी मैंने बताया वो डिफरेंस लिखे क्या आपने? अरे कुछ तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? लिखा कि नहीं लिखा है? ओके एनीवे, देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान देना। When two species of different genealogy, now यहाँ पे वर्ड ही पहले आया है ना, genealogy, come to resemble each other, okay, resemble each other as a result of the adaptation, the phenomenon is termed as। अब ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा भी है, स्टेटमेंट भी है एनसीईआरटी में। 2 पॉइंट है, इससे एक स्पीसीज बना, इससे एक स्पीसीज बना और दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। इसका अपना अलग सा एडाप्टिव रेडिएशन हुआ मार्सुपियल्स का, इनका अलग एडाप्टेशन हुआ प्लेसेंटल मैमल्स का, बट फिर भी हम लोगों को एन प्लेसेंटल मैमल से और मार्सुपियल्स में से कुछ ऑर्गेनिज्म से जो एक जैसे ही बन गए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं ये हमने पढ़ा है, ठीक है, दैट वी हैव लर्न, ठीक है। सो डेफिनेटली बेटा इसका आंसर यही है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ये बताया मैंने, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन वाला इससे भी पहले कल के ही लेक्चर में हमने देखा था, है ना, वही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ये देखो वैसा ही सेम डायग्राम मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है, दिख रहा है आपको? हेलो, है ना, 2013 सेम वही क्वेश्चन है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस आगे बढ़ाएंगे ना, आपको यूज टू हो जाएगा। यूज टू हो जाएगा मतलब अरे यार यही पूछते हैं, है ना। अगर आपको सडनली आ गया तो डिफिकल्ट लगेगा, अभी नहीं, अभी तो आपको पता चल जाएगा कि बस आपको इसकी इंग्लिश समझनी है, क्या बोलना चाहता है। नेक्स्ट, which one of the following statement is correct? Okay, there is no evidence of the existence of gills during the embryogenesis of mammals। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है क्या? क्या हमारा जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो गिल्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो बनते हैं, गिल्स तो बनते हैं, है ना। नेक्स्ट, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर टोटिपोटेंट। तो यार ये तो गलत है, सारे प्लांट और एनिमल सेल में टोटिपोटेंसी होती नहीं है। टोटिपोटेंसी का मतलब ही होता है हर सेल में ये एबिलिटी हो और पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना सके, तो दैट इज नॉट प्रेजेंट स्पेशली इन द प्लांट सेल, इन द एनिमल सेल, ठीक है। इवन प्लांट सेल यार, स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है यार, है ना, स्क्लेरेनकाइमा, वहां पे कहाँ टोटिपोटेंसी होती है? तो ये जबरदस्ती है, ऐसा तो होता ही नहीं है। नाउ ऑन्टोजेनी रिपीट्स द फाइलोजेनी, ये एक स्टेटमेंट है, ऑन्टोजेनी रिपीट्स द फाइलोजेनी, ये बड़ा ही अजीब सा स्टेटमेंट है, उसको हम समझेंगे। स्टेम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये तो बिल्कुल भी रॉन्ग है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखो ये रॉन्ग है इसीलिए क्योंकि स्टेम सेल्स कभी स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं होते। स्टेम सेल्स वो सेल है जिनसे सारे ही सेल जो है बनने की संभावना होती है।
they are not, है ना, they are primary cells. प्राइमरी सेल्स, स्टेम सेल्स मतलब एम्ब्रियो के सेल्स जिसमें कुछ भी बन जाएगा, उनमें अभी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ है. हाँ, मैं बोलूंगा लीवर के सेल्स स्पेशलाइज्ड है, न्यूरॉन्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स, मसल्स आर द, हाँ दैट इज व्हाट द ट्रू थिंग, बट स्टेम सेल्स आर नॉट स्पेशलाइज्ड सेल्स. ठीक है. दूसरा बेटा, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर टोटिपोटेंट, तो ये भी सही नहीं है. तीसरा, देयर इज नो एविडेंस, ये बोल रहा है नो एविडेंस. का एविडेंस है ना, गिल्स होते हैं, देयर इज एविडेंस, सो दिस इज आल्सो द रॉन्ग स्टेटमेंट. तो एक ही करेक्ट है. फिर ऑन्टोजेनी रिपीट्स द फाइलोजेनी. नाउ दिस इज व्हाट, ये क्या चीज है भाई? देखो ऑन्टोजेनी का क्या मतलब होता है. ऑन्टोजेनी का मतलब होता है पूरी एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी मतलब एक जाइगोट है, फिर 2 सेल बने, 2 से 4 सेल बने, 4 सेल से जर्म लेयर बना, गिल्स बने, टेल बना, ये बना, वो बना, फिर आके, है ना, या तो मछली बनी, कछुआ बना, जो भी बनता है. बट शुरुआत ऐसी होती है. किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप डेवलपमेंट देखोगे, एम्ब्रियोलॉजिकल चीजें देखोगे, तो आपको बार बार बेटा ऑन्टोजेनी क्या शो करती है? ऑन्टोजेनी यही शो करती है कि अर्थ के ऊपर क्या होगा. देखो अर्थ के ऊपर पहले सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, फिर डाइसेलुलर बने, फिर मल्टीसेलुलर एग्रीगेट्स बने, फिर जो है बेटा अलग स्ट्रक्चर्स आए, किसमें गिल्स थे वो रहे, फिर गिल्स वाले चले गए, फिर ये हो गया. तो फाइलोजेनी मतलब जो अर्थ के ऊपर इवोल्यूशन हुआ वो फाइलोजेनी है. तो जितनी भी मैमल्स है, फीमेल्स, जिनके गर्भ में हमेशा जो डेवलपमेंट बच्चे का देखने को मिलता है, ठीक है, वही चीज हमारी मदर अर्थ में जब इवोल्यूशन हुआ वो चीज हुई है. तो ऑन्टोजेनी जो है बार बार रिपीट करती है बेटा सेम कंसेप्ट को, जो कि फाइलोजेनी है. समझ में आया क्या? चलो, आपको हर बार जब भी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़ोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी. it is repeating the same story which happened on the mother earth. ठीक है, वही चीज आपको देखने, पहले प्रोटोबायोट बने, फिर ये बना, फिर लिविंग सेल आया, फिर ऐसा, ये कंसेप्ट. सो ऑन्टोजेनी रिपीट्स द फाइलोजेनी. यस, इट इज ट्रू. ऑन्टोजेनी रिपीट द फाइलोजेनी, है ना? इज इट क्लियर? तो ये है 2007 का क्वेश्चन बेटा. नाउ द कंसेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन. नाउ देखो केमिकल इवोल्यूशन वही इनऑर्गेनिक कंपोनेंट थे, फिर CH4 आया, CO2 आया, H2 आया, ये सब. द कंसेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, किस चीज के ऊपर बेस्ड है बेटा ये कंसेप्ट? ऑब्वियसली देखो यहाँ पे नोटिस करो, इंटरेक्शन ऑफ द वाटर, एयर एंड क्ले अंडर द इंटेंस हीट. दूसरा ऑप्शन देखो, इफेक्ट ऑफ द सोलर रेडिएशंस ऑन द केमिकल्स. तीसरा देखो, पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ by the combinations of chemicals under suitable environmental conditions. और डिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ केमिकल. देखो क्रिस्टलाइजेशन से तो लाइफ तो आ नहीं सकता, तो हमने डी को रिजेक्ट कर दिया. द कंसेप्ट ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, जब हम लोग बात करते हैं तो एवोल्यूशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो क्या बेटा सिर्फ वाटर, एयर और क्ले के, है ना, इंटरेक्शंस को हम लोग केमिकल एवोल्यूशन में पढ़ते हैं क्या? तो नो. वाटर, एयर और क्ले के इंटरेक्शन से खुद भी पत्थर भी बन जाएगा, उसमें क्या है? इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन केमिकल. तो सोलर रेडिएशंस ऑफ केमिकल्स इज नॉट इनफ. ऑब्वियसली ये सारे दोनों स्टेटमेंट ए और बी करेक्ट है, बट दे आर नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस टू रिप्रेजेंट द केमिकल इवोल्यूशन. तो सी एक कंप्लीट सेंटेंस है. ठीक है, तो ऐसे भी होता है, बहुत बार आंसर्स वही होते हैं जो बहुत बड़ा ऑप्शन है ना? द लार्जेस्ट ऑप्शन इज आंसर. और यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रहा है उसको, पॉसिबल ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स अंडर सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन. सो ऑब्वियसली दैट इज केमिकल इवोल्यूशन. नाउ द फिंचेस ऑफ द गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड एन एविडेंस इन फेवर ऑफ. अभी देखो फिर से यार वही क्वेश्चन है, इवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशन. ये तो कंसेप्ट ही नहीं है, म्यूटेशन वाला कंसेप्ट तो ह्यूगो डी व्राइस का है. रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, रिट्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब आगे आगे डेवलप होते चले जाना. रिट्रोग्रेसिव मतलब होता है कि यार मतलब ऐसा इवॉल्व होना कि चीजें गायब होती चली जा रही है. पहले ये ऑर्गन था, ये था, वो था, गायब हो गया, जो लैमार्किज्म भी है.
वेस्टिजियल ऑर्गन वाला कंसेप्ट है। वेस्टिजियल ऑर्गन लेमर्किज्म कोई रिप्रेजेंट यूज नहीं होगा, यूज एंड डिसयूज। यूज नहीं, जो जो ऑर्गन का यूज नहीं है काट के फेंक दो भैया, नहीं चाहिए, आगे वाली जनरेशन में नहीं जाएगा। सो ये वाला कंसेप्ट डेफिनेटली फिंचेस नहीं बताती है। बायो जियोग्राफिकल एवोल्यूशन और स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन, ठीक है, स्पेशल क्रिएशन वाला कंसेप्ट क्या है, ठीक है, पत्थर से बन गया, कीचड़ से बन गया, बराबर है, ये है। सो देखो ये तो डेफिनेटली नहीं है स्पेशल क्रिएशन, मतलब है ना, एडम आया, ईव आया, एप्पल खाया, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट है, बराबर है। सो जो भी है नेचुरल पावर्स वाला जो हिसाब जहां पे भी आपको देखने को मिलता है, रिलीजियस जो फंडे हैं वो स्पेशल क्रिएशन में आते हैं, तो यहाँ पे ये भी नहीं है। डेफिनेटली बायो जियोग्राफिकल एवोल्यूशन जिसको हम लोग कहेंगे, मतलब एक आइलैंड है, गैलापागोस आइलैंड, चारों तरफ वाटर से भरा पड़ा है भाई, ऑल द यहाँ पे जो भी बर्ड्स है उनको कहीं जाने का कोई मौका नहीं है, तो वहीं पे वहीं के वही एनवायरनमेंट के हिसाब से, जिस है ना, एक ही जगह पे रह रहे, कॉम्पीट कर रहे हैं, तो बेटा एक दूसरे से थोड़े थोड़े आइसोलेट होते चले गए, और वहीं के वही डेवलप होते चले गए, नए स्पीसीज आते चले गए, ठीक है, बाहर कहीं जाने का कोई मौका है नहीं। सो दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कैंगारू? पैरट, प्लेटिपस और कैंगारू, इनमें क्या कॉमन है भाई, है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। टूथलेस जॉस, जॉ तो यार पैरट में होता ही नहीं है, तो ये तो गया, टूथलेस जॉस, ओके। देन फंक्शनल पोस्ट एंड टेल, ओवोपेरिटी, होम्योथर्मी। देखो कांगारू में एग्स तो देते नहीं है कैंगारू, तो यस, तो ये तो गया, ठीक है। दो है फंक्शनल पोस्ट एंड टेल, पोस्ट एंड टेल, और दूसरा है होम्योथर्मी। सो ऑब्वियसली व्हाट इज द कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कैंगारू? बताओ क्या चीज कॉमन हो सकती है? दो ऑप्शन है बस, चार नहीं है, दो तो हटा दिए मैंने, दो ही बचे, बताओ। अच्छा, प्लेटिपस एक कनेक्टिंग लिंक है ना, प्लेटिपस एक कनेक्टिंग लिंक है, वो एग लेइंग एनिमल है, बराबर है, ठीक है, हेलो, इजंट इट? प्लेटिपस क्या है बच्चों, एक कनेक्टिंग लिंक है ना, ठीक है, किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है बताओ? रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में। प्लेटिपस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। वो एग ले कर सकता है, हेलो, वो क्या कर सकता है, एग ले कर सकता है, बट मैमल्स, है ना, मैमल्स क्या चीज होते हैं भाई, मैमल्स तो आपको तो पता है, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, हेलो, मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, पैरट वार्म ब्लडेड एनिमल है, कंगारू वार्म ब्लडेड एनिमल है, कोई कोल्ड ब्लडेड एनिमल है क्या इन तीनों में से? कोई नहीं है, नो वन इज, ठीक है, हेलो, क्या वो होम्योस्टेसिस कर सकते हैं? कर सकते हैं, है ना, बताओ फिर। आंसर बताओ यार, अगर तुम इतना ही चुप रहे तो बंद कर दूंगा मैं थोड़ी देर बाद में, कर लेना घर में बैठ करके, कर लोगे क्या, हेलो, आप लोग कर लोगे ये किस, है ना, बंद करें, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें क्या, क्यों, शल हुई, अरे कर लोगे? देखो ये
इसमें आंसर देने के लिए ये जो चैप्टर है ना, इसको आंसर देने के लिए जो 11th स्टैंडर्ड का एनिमल किंगडम है ना, चैप्टर एनिमल किंगडम है ना, वो वाला चैप्टर आपका है ना थोड़ा अच्छा सा होना चाहिए। तो इसमें आपको मदद मिलती है आंसर देने में, है ना। जैसे प्लेटिपस वगैरह जो है, पैरेट है, कैंगारू है। अब यार इनमें क्या होगा, मतलब बताओ। हम्म। आर यू गेटिंग माय वॉइस और नॉट? हेलो जश, आपको आवाज आ रही है जश? यस सर। तो आंसर क्या है? दो ही तो ऑप्शन दिए हैं, होम्योथेरेपी। आंसर बता भी दिया है मैंने। प्रिया, प्रिया आंसर क्या हो सकता है बेटा? इन दोनों में से गलत हुआ, गलत हुआ क्या फर्क पड़ता है, ये कोई पेपर थोड़ी है। सर फंक्शनल पोस्ट एंड नेशनल पोस्ट एंड प्रिया को मैं पूछा हूँ, प्रिया, हेलो प्रिया, आर यू गेटिंग माय वॉइस? प्रिया इज गेटिंग माय वॉइस और नॉट? क्षितिज, आर यू गेटिंग माय वॉइस? हेलो क्षितिज। ये इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि अभी मौका ये है। हाँ तो आप आंसर देना पड़ेगा ना आप लोगों को, ऐसा थोड़ी, मतलब ये नहीं है, मेरा पेपर नहीं है। ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी अब हो गया है, अभी हम नीट के बहुत क्लोज जा रहे हैं, समझ लो एंडिंग पे हैं। तो मैं पर्सनली आपको विजिट नहीं कर पा रहा ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम लोगों का क्या प्रोग्रेस है, क्या है ना। मेरा इस तरह से होता है कि मैं इंडिविजुअली सबसे बात करता हूँ कि यार हाँ बताओ क्या दिक्कत जा रही है, कहाँ पे जा, तुम बोलोगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। ऐसा हो रहा है कि बस डॉक्टर और पेशेंट के बीच का रिलेशनशिप है यार ये एक्चुअली। आप समझते हो इस चीज को? अब डॉक्टर को पता ही नहीं चले, तुम कुछ सिम्टम ही नहीं बता रहे हो कि तुम्हें क्या हो रहा है, तो डॉक्टर बोलेगा मैं क्या करूँ, डायरेक्ट तुम्हारा सीटी स्कैन कराना पड़ेगा क्या? हेलो, आंसर क्या हो सकता है ये अब आपको बोलना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। इट्स जस्ट डिस्कशन, इसमें कोई ये नहीं, कोई है ना, इतना साइलेंस रखोगे। खुशी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? हेलो खुशी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? खुशी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? आपका माइक ऑन नहीं होता क्या खुशी? नहीं, इट्स ओके, आप चैट में भी आंसर दे सकते हो, ऐसा माइक ऑन करने की जरूरत भी नहीं है। और विभावरी, हेलो विभावरी, आर यू देयर? आर यू गेटिंग? मैं बस कंफर्म कर रहा हूँ, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं बस पत्थरों पे। विभावरी इज गेटिंग माय वॉइस? हेलो विभावरी।
विभावरी, नो आंसर। यस नहीं, नो नहीं, आवाज भी नहीं आ रही क्या आपको? सुजल, सुजल गुप्ता, आर यू गेटिंग माय वॉइस बेटा? हेलो। रेणुका, रेणुका करंडे, देखो ऐसा पूछना किया तो 2 लोग गायब ही हो गए। 2 लोग गॉन, तो पीपल गॉन। किस प्रकार से प्रिपरेशन कर रहे हो तुम लोग है? क्या मतलब क्या समझ के आ रहे हो पता ही नहीं। कार्तिक बच्चा आवाज में आ रहा है आपको? हेलो कार्तिक, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। यस, कार्तिक इज देयर। आयुषी, आयुषी एंड सानिका। आयुषी, सानिका। Okay. Vibhavari, are you there or not? Hello, I want to know it. Are you there or not? I'm seriously asking it. It's not a joke. Are you there? If you are there, you must say something. Yes, no, something. Hello, Vibhavari. इसका मतलब ये नहीं है क्लास में, है ना? Vibhavari is not there. So I should remove कर देते हैं. Hello, Vibhavari. Are you there? Sujal. Anyway, the answer is homeothermy. We are the mammals. हम लोग सब मैमल हैं. पैरेट भी मैमल, पैरेट मैमल नहीं है, एव्स आता है, बट वार्म ब्लडेड एनिमल्स है. ठीक है, सो तो टेम्परेचर को मेंटेन करने की एबिलिटी हमारे अंदर है. ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल भी हम लोग नोटिस करते हैं पैरेट, प्लेटिपस, कांगारू. ये जो प्लेटिपस और कांगारू है, इनके पास जो टेल होती है वो फंक्शनल है, डेफिनेटली फंक्शनल टेल होती है. बट जो पैरेट वगैरह होते हैं, जो बर्ड्स है, उनमें जो टेल होता है वो बस उसके जो क्या बोलते हैं, फीदर्स का बना हुआ टेल है. ठीक है, वो फंक्शनल वाला टेल नहीं है. ठीक है, सो हम लोग इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, ये वाले को, और ये हमारा आंसर है. नाउ व्हाट इज अ कॉमन टू व्हेल, सील एंड शार्क? व्हेल, सील एंड शार्क, इन तीनों में क्या चीज कॉमन है? व्हाट इज कॉमन? थिक सबक्यूटेनियस फैट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, होम्योथर्मी, सीजनल माइग्रेशन. क्या चीज बेटा इनमें कॉमन है? ठीक है, तो ये एक और अगेन बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है. तो इनके केस में आपको देखने को मिलेगा कि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है. हेलो,
What is common to the whale, seal and shark? Thick subcutaneous fat, homeothermy और seasonal migration. तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होना चाहिए? क्या मैंने सही आंसर मार्क किया है? Are you agree or disagree? क्या चीज होनी चाहिए? What is common to the whale, seal and shark? होम्योथेरेपी, होम्योथेरेपी सील है, सील में होम्योथेरेपी नो, है ना? तो ये तो गया। सीजनल माइग्रेशन करते हैं क्या सारे ये वेल और सील एंड शार्क? सीजनल माइग्रेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? नो। क्या बेटा इन तीनों में सब क्यूटेनियस फैट प्रेजेंट होता है? जैसे कि वेल है, क्या वो बहुत कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं जिसकी वजह से उनको ठीक सब क्यूटेनियस फैट की जरूरत हो? ये शार्क, शार्क तो बहुत डेप्थ में रहते हैं, वाटर के डेप्थ में भी रहते हैं, तो क्या उनमें जरूरत होती है सबक्यूटेनियस फैट की, ठीक सबक्यूटेनियस फैट की? जैसे सील को जरूरत होती है क्योंकि सील कोल्डर रीजन में रहता है। तो बेटा हम लोग ये सब देखो एलिमिनेशन से हमारा आंसर्स आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ये वाला जो है ना, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिस्टॉन बेटुलारिया। बिस्टॉन, बिस्टॉन मौत का नाम है, ठीक है, एक का नाम है बेटा बिस्टॉन बेचुलारिया, बेचुलारिया, दिस इज द नेम, बिस्टॉन बेटुलारिया। हेलो, इजंट इट? ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, या तो हम लोग उसको बोलते हैं पेपर्ड मॉथ, है ना, ये नाम है पेपर्ड मॉथ। तो क्या है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन द पेपर्ड मॉथ, प्रूव्स दैट, ये पेपर्ड मॉथ है। इससे क्या प्रूव होता है? ऑप्शन डी देखो, द ट्रू ब्लैक melanic forms arise by a recurring random mutation. Option C को देखो, the melanism is a pollination generated feature. B, the lighter form moth has no selective advantage either in pollutal industrial area or non-polluted. ये तो बिल्कुल रॉन्ग है यार, है ना? जब नॉन पोल्यूटेड कंडीशन थी तो लाइटर जो पेपर्ड मॉथ है उनको तो बेनिफिट था। ऑप्शन ए को देखो, द मेलानिक फॉर्म ऑफ अ मॉथ हैज नो सेलेक्टिव एडवांटेज ओवर लाइटर फॉर्म इन इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये भी नहीं है, उसको तो एडवांटेज है जब पोल्यूशन बढ़ गया, ठीक है। सो दिस इज ना, दिस इज नॉट करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट, बी इज नॉट करेक्ट, बच्चे बेटा सी और डी। अगर आप सी को देखो तो देखो यहाँ पे लिखा है मेलानिज्म इज अ पोल्यूशन जनरेटेड फीचर। क्या बेटा पोल्यूशन आया इसीलिए उसमें मेलानिज्म आया? नहीं, पहले से ही दोनों वैरायटीज अवेलेबल थी, एक मेलानाइन वाला जो ब्लैक वाला है वो भी, और जो लाइटर वर्जन है वो भी। हाँ, पोल्यूशन के वजह से नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर व्हाइट वाले के ऊपर ज्यादा बढ़ गया, ये हुआ। सो ये हमारा आंसर है ना, सी मतलब इज नॉट द करेक्ट वन। सो व्हाट इज ट्रू? द ट्रू ब्लैक मेलानिन फॉर्म अराइज बाय रिकरिंग रैंडम म्यूटेशन। तो जब भी ये जो ब्लैक वेरिएशन आया होगा, जब भी आया होगा, वो डेफिनेटली बेटा उसमें कहीं ना कहीं रैंडम म्यूटेशन में वो आ गया और वो टिक गया, यही उसका आंसर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है? नाउ एडाप्टिव रेडिएशन रेफर्स टू, एडाप्टिव रेडिएशन किसे रेफर कहते हैं हम लोग? यार एडाप्टिव रेडिएशन क्या है? ठीक है, अब एडाप्टिव रेडिएशन बहुत ही सिंपल सा चीज है बेटा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। बिल्कुल सही, यही तो होना चाहिए, पहला ही ऑप्शन सुटेबल है। बट लेट्स सी द अदर ऑप्शंस आल्सो। माइग्रेशन ऑफ मेंबर्स, माइग्रेशन का कोई मतलब नहीं है, ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज टू द डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज। देखो ये भी एडाप्टिव रेडिएशन है, बट पहले एक है ना स्पीसीज है ना, एक ही जगह पे पहले अराइज होंगे, फिर वो डिफरेंट जगह फैलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के एक्चुअली कंबाइंड बेटा डेफिनेशन बनता है एडाप्टिव रेडिएशन का, है ना, जिस तरह से हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बट आप इसको मेन नहीं मान सकते, ये मेन है ए वाला, बी नहीं, ठीक है। पावर ऑफ एडाप्टेशन इन एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में क्या काम एडाप्टेशन है ना, इंडिविजुअल से रिलेटेड है ही नहीं है, ये हमेशा स्पीसीज रिलेटेड है। सो दिस इज रॉन्ग।
एडाप्टेशन ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन से अगर एडाप्टेशंस होते हैं तो ये जरूरी है नहीं। वाई? बिकॉज देखो हम लोगों ने देखा है इवन सिंगल ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड के ऊपर इतने बड़े है ना, वहां पे भी इतने सारे बेटा आपको वेराइटीज मिले हैं, वहां कहाँ जियोग्राफिकल आइसोलेशन हुए? नहीं है, वहीं के वही बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बने हैं। सो विल नॉट गो फॉर इट। तो evolution of different species from a common ancestor, ये बेस्ट सुटेबल आंसर हमें लगता है। नेक्स्ट, one of the important consequence of geographical isolation is, जियोग्राफिकल अगर आइसोलेशन होता है तो क्या हो सकता है? देखो हम लोग स्पेशिएशन ये वर्ड यूज करते हैं, द वर्ड इज द स्पेशिएशन, नए स्पीसीज बनना। नए स्पीसीज का बनने का मतलब ये होता है, स्पीसीज की डेफिनेशन हम लोग बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड जो पॉपुलेशन होती है उसको हम स्पीसीज मानते हैं, दैट इज व्हाट इज द स्पीसीज। ओके, ठीक है। अगर उसको हम स्पीसीज मानते हैं तो यहाँ पे हमें नोटिस करना पड़ेगा, अभी है ना, मैंने उस दिन आपको एक एग्जांपल बताया था कि हिमालय है बीच में, है ना, हिमालय बीच में, और यहाँ से कुछ तूफान आया और कुछ पेड़ पौधे उधर चले गए और वो मिले ही नहीं, हजारों सालों तक बेटा उनमें कोई है ना कुछ यही नहीं हुआ, तो उधर वो अलग ही स्पीसीज बन गए। तो क्या होगा? जियोग्राफिकल आइसोलेशन, बीच में हिमालयन बैरियर है ऑब्वियसली, तो जो दोनों तरफ जो एक ही प्रकार का प्लांट आज है, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बेटा वो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं और अपने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बेटा अडॉप्ट होते चले जाएंगे। सो क्या बेटा ये स्पेशिएशन को प्रिवेंट कर सकता है? तो यार प्रिवेंट क्यों करेगा? है ना, बिल्कुल भी प्रिवेंट नहीं करेगा। जियोग्राफिकल आइसोलेशन प्रिवेंट तो करेगा नहीं, ठीक है। स्पेशिएशन को तो है ना, ये देखो ये स्पेशिएशन होगा, ठीक है, कैसे होगा? थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ऑब्वियसली बेटा वहां जो ऑर्गेनिजम्स है अब वो यहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स है इनसे बिल्कुल अलग हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिवली अलग हो जाएंगे, ठीक है, और स्पेशिएशन हो जाएगा, नया स्पीसीज आपको बनते हुए दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following amino acid was not found to be synthesized in Miller's experiment? अब आप उरे मिलर वाला एक्सपेरिमेंट, हमने वो जो स्पार्किंग वाला जो फ्लास्क देखा था, है ना, अरेंजमेंट देखा था, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा अमीनो एसिड नहीं बना था? एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एलेनिन या ग्लाइसिन? मैंने आपको ये पढ़ के बताया था कि एनसीईआरटी बुक में सिर्फ ग्लाइसिन लिखा हुआ है, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। बट बाकी दूसरे लोगों ने वही सेम एक्सपेरिमेंट करके ये बाकी के भी अमीनो एसिड बना के दिखाए थे, है ना, दैट इज व्हाट द पॉइंट। नाउ देखो, बट आप अगर नोटिस करोगे तो इनमें से सबसे बड़ा अमीनो एसिड कौन सा है जिसमें ज्यादा कार्बन है, ज्यादा अरेंजमेंट है? तो ये है वो, ठीक है। तो ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, बट ये वाला नहीं बना था। सो दिस इज व्हाट द आंसर फॉर योर क्वेश्चन, ठीक है। नाउ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, डेफिनेटली बेटा हम लोग उसको फाइलोजेनी कहते हैं, ठीक है। पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ द फॉसिल्स होता है, ठीक है, ठीक है। सो एंसेस्ट्री, ऑन्टोजेनी, पैलेंटोलॉजी, फाइलोजेनी कहते हैं हम लोग। ऑन्टोजेनी क्या है अभी मैंने आपको बताया, बार बार जब हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज करते हैं उसको हम लोग बेटा है ना ऑन्टोजेनी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कब डिस्कस किया मैंने, देखो, an important evidence in favor of the organic evolution is the occurrence of, तो जो भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है अर्थ के ऊपर उसके लिए आपको एक इम्पोर्टेंट एविडेंस क्या लगता है? Evolution is the analogous and vestigial organs, homologous organs, only homologous and analogous organs, homologous and vestigial organs, बताओ।
कौन आपको ये लगता है? तो ऑब्वियसली बेटा एनालॉगस ऑर्गन इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते नहीं, बिकॉज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को हम लोग इवोल्यूशन मानते नहीं, ठीक है। हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, एडाप्टिव रेडिएशन को सही मायने में इवोल्यूशन मानते हैं, ठीक है। हाँ, वेस्टिजियल ऑर्गन ये चीज समझा सकते हैं हम लोगों को कि कुछ ऑर्गन अगर मेरे बॉडी में प्रेजेंट है और वो काम ही नहीं कर रहे, तो फिर वो है क्यों? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, व्हाई दे आर, क्या काम है भाई? निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन मेरे क्यों काम, क्या कुछ काम का है नहीं, पर है क्यों? तो इफ इट इज नॉट यूजफुल, स्टिल इट इज देयर इन योर बॉडी, ठीक है। सो इट इंडिकेट्स दैट यू हैड दैट एंसेस्टर्स, है ना। कल मैंने आपको एक ट्री जो बताया था, ड्रॉ किया था आपके सामने, कहाँ से? लेम्यूर से, मतलब ट्री श्रीव से बेटा हम लोग आए हैं। हेलो, इजंट इट, है ना। तो ये देखो, ये हमारा आंसर होगा, होमोलॉगस ऑर्गन्स और वेस्टिजियल ऑर्गन्स बेटा हमारे जो इवोल्यूशन हुआ है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, उसको रिप्रेजेंट करता है। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एनिमल्स हैव द इनेट एबिलिटी टू एस्केप फ्रॉम। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली ये यहाँ का है ही नहीं, ये है आपके इकोलॉजी वाले चैप्टर्स में से, ठीक है। सो एनिमल्स हैव द इनेट एबिलिटी टू एस्केप फ्रॉम द प्रेडेशन, प्रेडेशन से एस्केप करना। एग्जाम्पल फॉर द सेम आर गिवन बिलो, तो सिलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल। अभी करेक्ट एग्जाम्पल सिलेक्ट करो। कलर चेंज इन द शैमेलियन, ये क्या है? हेलो, या तो एनलार्जमेंट ऑफ द बॉडी साइज बाय द swallowing एयर इन पफर फिश। पफर फिश क्या करता है? अपनी बॉडी को ऐसे गोल 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 फुला देता है ताकि वो सामने वाले को डरा दे। पॉइजन फैंग्स इन स्नेक्स, पॉइजन फैंग्स होते हैं, दांत होते हैं जिससे वो, है ना, काटे और जहर डाल दे। या तो मेलानिज्म इन मॉथ्स। तो आपको क्या लगता है प्रेडेशन से एस्केप करने के लिए कौन सी चीज है? तो डेफिनेटली बेटा ये शैमेलियन को मदद करता है, कैमोफ्लेज से वो बच जाता है। ये भी वैसा ही है, जब वो अपनी बॉडी को एकदम फुला लेता है तो भी बेटा वो बच जाता है, मतलब सामने वाले को, प्रेडेटर को ही डरा देता है, ये पता नहीं क्या है, इसको कैसे खाए, ठीक है। मेलानिज्म इन मॉथ, तो क्रोस से बचने के लिए था, है ना। क्रोस से बचने के लिए मेलानिज्म इवॉल्व हुआ, क्योंकि वो क्रोज इनको मौत को खाते हैं, ठीक है, उसके लिए। बट ये जो है ना बेटा, ये वाला, ये हमारा आंसर है। पता है ये क्या है? पॉइजन फैंग्स इन स्नेक्स आर नॉट टू सेव फ्रॉम द प्रेडेटर बट टू एक्ट लाइक अ प्रेडेटर। खुद ही प्रेडेटर बन जाना है, ठीक है। दूसरों को काटो, उसमें जहर डालो, उसको मारो, उसको खा जाओ। तो खुद प्रेडेशन के लिए एडाप्टेशन, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। मतलब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लगते क्योंकि सेम ही है सब, है ना। तो ए बी एंड डी आर एक्चुअली, है ना, adaptations by the prey to save from the predation itself, escape from the predation. But ये वाला जो है C is an adaptation to actually catch the prey. Hello, is it clear? ये देखो, ये वाला एक्सपेरिमेंट हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फर्स्ट वाला। Which one of the following experiments suggests that the simplest living organism could not have originated spontaneously from non-living matter? जिसको हम लोग, है ना, एबायोजेनेसिस वाला कंसेप्ट बोलते हैं। तो क्या है इसमें? ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे हमें ये चीज देखने को मिलती है ना, मीट वाज नॉट स्पॉइल्ड व्हेन हीटेड एंड केप्ट सील्ड इन वेसल, है ना, ये काम किया था। तो देखा कि यार जब सील करके रखो, हीट करके रखो, स्टेरिलाइज करके रखोगे, तो उसमें कहीं पे भी मैगोट्स वगैरह कोई चीज डेवलप ही नहीं होती। नेक्स्ट, which one of the following phenomenon support the Darwin's concept of natural selection in organic evolution? Development of transgenic animals से, production of dollies से, prevalence of the pesticide resistant insects से, या development of organs from the stem cells। तो बेटा ये सब एंथ्रोपोजेनिक है, ये हमने किया है, ये हमने किया है, ये हमने किया है, ये ऑटोमेटिकली होता है। आप बस इंसेक्टिसाइड डालते चले जाओ, रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। मतलब पहले से ही जो वेरिएशन एग्जिस्ट है वो सुटेबल वेरिएशन सिलेक्ट होता चला जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है मेंडल का जो नेचुरल सिलेक्शन वाला जो कंसेप्ट है, उसको और भी स्ट्रांगली एविडेंसली प्रूव करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो
Using imprints from a plate with a complete medium and carrying bacterial colonies, you can select streptomycin resistant mutant and prove that such mutation do not originate as an adaptation. These imprints need to be used on plates with and without the streptomycin. अब बेटा ये देखो, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वाला ये जो एग्जाम्पल है मैंने खुद भी आपको दिया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, बराबर, आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है और अब वहां पे आप अगर प्लेट कर रहे हो, बैक्टीरियल कल्चर करा रहे हो, तो अगर वो बैक्टीरिया में पहले से ही उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मौजूद है तो वहां पे सर्वाइव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अदरवाइज करेगा क्या? नहीं करेगा, ठीक है। तो पढ़ते वक्त मैंने यही सेम एग्जांपल आपको दिया नेचुरल सिलेक्शन के लिए भी। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या है, यूजिंग इम्प्रिंट्स। इम्प्रिंट्स क्या मतलब है कि हम लोग, है ना, जो भी कल्चर वाले चीजें बनी है जो प्लेट के ऊपर जहां जहां बैक्टीरिया है, ठीक है, उनको देखें, समझे। फ्रॉम अ प्लेट विद अ कंप्लीट मीडियम एंड कैरिंग द बैक्टीरियल कॉलोनीज। एक कंप्लीट मीडियम है जिसमें सब कुछ डाला है, अपने खाने पीने का सामान, उसके ऊपर अपने बैक्टीरिया ग्रो दिए। यू कैन सिलेक्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट म्यूटेंट्स। अब आप ऐसे भी बैक्टीरिया को सिलेक्ट कर सकते हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट, एंड प्रूव दैट सच म्यूटेशन डू नॉट ओरिजिनेट एज एडेप्टेशन। तो कैसे होगा बताओ, क्या करोगे आप लोग? तो यहाँ पे, ठीक है, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, जो भी आप पेट्री प्लेट्स बना रहे हो जिसमें आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन डाल के रखा है, ठीक है, आपने 2 प्लेट बना लेनी है, ये प्लेट है, ठीक है, और दूसरा ये प्लेट है। अब यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन आपने डाला नहीं है तो यहाँ पे वो सारे बैक्टीरिया हर जगह ग्रो हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। बट जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन डाल दोगे तो यहाँ से बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। वही स्पॉट्स आपको बचते हुए दिखाई देंगे जहां पे एक्चुअली बैक्टीरियल जो स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो उतनी ही प्लेट्स जहां पे, है ना, आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन वाले प्लेट्स पे ही ओनली बेटा आपको बैक्टीरिया सर्वाइव करते हुए दिखाई देंगे, बाकी सारे मारे जाएंगे। हेलो, इजंट इट, है ना, बाकी सारे ही खत्म हो जाएंगे, जो भी पूरे पेट्री डिश पे आपको दिखाई देता है, ठीक है। वैसा आपको यहाँ पे तो देखने को नहीं मिलेगा जहां पे आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन डाल के रखा है। That's it. So the answer is this. De Vries gave his mutation theory on organic evolution while working on. ये वाला कंसेप्ट अभी थोड़ी देर पहले इवन हमारी एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ा, है ना। नाम क्या है बेटा उस प्लांट का जिस पे डी व्राइस ने काम किया था, है ना, ये है ओइनोथेरा लैमार्कियाना इवनिंग प्राइमरोज, बराबर है। पाइसम सटाइवम पे किसने काम किया? मेंडल ने। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर किसने? मॉर्गन वाला कार्यक्रम है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर, ओइनोथेरा लैमार्कियाना। प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन द टैडपोल ऑफ द फ्रॉग इंडिकेट्स दैट। अगर देखो, अगर हम देखते हैं कि फ्रॉग के गिल हैं, ठीक है, टैडपोल में प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन द टैडपोल, तो क्या आपसे इंडिकेट होता है? फिशेस वेर एम्फीबियंस इन द पास्ट। If fishes evolved from the frog-like ancestors, or frogs will have gills in future, or frogs evolved from the gilled ancestor? But obviously ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि बाकी ऑप्शन उन्होंने, है ना, अजीब से गरीब दिए हैं। तो फ्रॉग्स ऐसे ऑर्गेनिज्म से अराइज हुए हैं, है ना, जिनमें गिल्स थे, यही इससे साबित होता है, यही इससे साबित होता है। अब ये बहुत पुराने से क्वेश्चंस है, ठीक है, 2003 एंड ऑल, ये सब में हम लोग बिल्कुल अभी नहीं जाएंगे। जस्ट I will skip here. ओके, यहाँ पे आते हैं, अब ये कंसेप्ट पे आते हैं। मैंने 2005 तक बेटा क्वेश्चन लिए हैं, उसके बियॉन्ड में जा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। अच्छा, अभी कल ही मैंने बताया था यार, अब आप तो बता ही सकते हो यार, बिल्कुल कल मैंने आपको सजेस्ट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी? होमो सेपियंस, होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। अब ये सीक्वेंस है हमारे पास में, है ना, हमने सीक्वेंस कल भी देखा था। कौन पहले आया, हैबिलिस पहले आया, इरेक्टस पहले आया, ठीक है। तो उससे आपको 100% पता हो जाएगा कि हाँ यार किसका ब्रेन कैपेसिटी सबसे कम है। जो सबसे पहले आया है उसका ब्रेन कैपेसिटी सबसे कम है। और बिल्कुल कल ही मैंने बेटा ये सब चीजें आपको बताई है। यस अंजलि, वेरी गुड, ठीक है। होमो हैबिलिस इज द आंसर। क्लियर? तो अंजलि, इट इज करेक्ट आंसर, होमो हैबिलिस। 900 मतलब 800 सीसी, 900 सीसी, ये वाला जो था। A population will not exist in Hardy-Weinberg equilibrium if, देखो बेटा, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम ये कहता है कि इवोल्यूशन होने नहीं दूंगा। अगर इक्विलिब्रियम बना रहा तो कभी भी कोई नया स्पीसीज नहीं बन सकता। जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती, यही तो है, बराबर है। अगर पॉपुलेशन में हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन रहा तो क्या बेटा ऐसा होगा कि जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो कैसे हो सकता है, मतलब है ना, कि अ पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ, मतलब सीधा क्वेश्चन कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कैसे ब्रेक होगा ये बता दो, कौन से फैक्टर उसको ब्रेक करेंगे। अगर वहां पे बिल्कुल भी म्यूटेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो देयर इज नो माइग्रेशन, द पॉपुलेशन इज लार्ज, इंडिविजुअल्स मेट सिलेक्टिवली। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल बेटा, ये वाला मैंने कल समझाया भी था आपको, रैंडम मेटिंग वाला, करेक्ट है? हेलो, है ना, असॉर्टिव मेटिंग वाला कल ही मैंने आपको समझाया था, जिसको मैं रैंडम मेटिंग नहीं कहता हूँ, ये नॉन रैंडम मेटिंग है। जैसे कि मैंने आपको, तो नॉन रैंडम मेटिंग में क्या होता है ना, होमोजाइगोसिटी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। और उससे डेफिनेटली बेटा जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है उसका जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स मेट सिलेक्टिविटी, असर्टिव मेटिंग, नॉन रैंडम मेटिंग जो है वो डेफिनेटली हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को ब्रेक कर देगा, ठीक है। सो दैट इज, अगर म्यूटेशन होता है तो ब्रेक करेगा, अगर माइग्रेशन होगा तो ब्रेक करेगा, ठीक है। छोटा पॉपुलेशन होगा तो ब्रेक करेगा, क्योंकि छोटे पॉपुलेशन का जेनेटिक ड्रिफ्ट होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो यहाँ पे लिखा है नो म्यूटेशन, नो माइग्रेशन और लार्ज पॉपुलेशन। तो बेटा ये सब फेवर में है, हार्डी-वेनबर्ग के फेवर में। म्यूटेशन नहीं होगा तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम टिका रहेगा, माइग्रेशन नहीं होगा तो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम टिका रहेगा, ठीक है। इज इन क्लियर? हेलो, नाउ industrial melanism is an example of natural selection, mutation. Obviously beta, it's a very simple question and very simple answer. Natural selection का best example है industrial melanism. Very good Anjali. Then dinosaurs dominated the world in which of the following geological era? अब ये मैंने समझा, इसका मैंने आपको बेटा न्यूमोनिक भी बताया कि आपको कैसे याद रखना है। डायनासोरस डोमिनेटेड द वर्ल्ड। और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, जिसने भी मूवीज देखी है उसको तो पता हो जाता है कि यार क्या होना चाहिए, बट हेलो, क्या है एरा, कौन सा एरा है? जुरासिक नहीं बोलना, जुरासिक पार्क है, वो मूवी है। डोमिनेंस कब था? तो ऑब्वियसली द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी, है ना, मेसोजोइक एरा। ओके, सबसे पहली बात, ये बात समझो आप बच्चों, कोई भी यहाँ पे बच्चा है, आप अगर जुरासिक की आंसर देना चाहते हो तो ये गलत तो है नहीं, फिर प्रॉब्लम क्या है? कोई बताएगा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बच्चों कि जुरासिक इज अ पीरियड, इट्स नॉट एरा। मेसोजोइक इज अ एरा वेयर द जुरासिक पीरियड बिलोंग्स। हेलो, इजंट इट? ये थोड़ा समझना है पहले, नहीं तो गड़बड़ करोगे।
So anyway, the answer is D. Next one, the extinct human who lived 1 lakh to 40,000 years ago in Europe, Asia and parts of the Africa. अब ये नोटिस करो कि किस तरह से वो सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछते हैं है ना, ये सब लिखा है उन्होंने, कल ही पढ़ा था हमने. In Europe, Asia and parts of the Africa, with the short stature, heavy eyebrows, retreating foreheads, large jaws and heavy teeth, stocky bodies, and lumbering gait and the stoop posture was. अब ये वाली चीज बिल्कुल हमारी बुक में लिखती है, बताती है हमको, ये वाला है ईयर्स हमको बताना चाहती है, ये पूरा स्टेटमेंट उन्होंने लिखा है, बाकी ये आगे का खुद एग्जामिनेशन में जोड़ दिया है. नाउ स्टिल क्योंकि हमें पता है कि हमें ये दिया गया है, सो आंसर क्या होना चाहिए बेटा? कौन है 40,000 साल पहले कौन थे जो इतने भयंकर वाले थे, मतलब विद शॉर्ट स्टैचर, हेवी आईब्रोज, रिट्रीटिंग फोरहेड, लार्ज जॉस? ये बिल्कुल डेफिनेटली बेटा निएंडरथल. बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड क्षितिज. ठीक है, सो निएंडरथल जो ह्यूमंस थे बेटा, ये उनकी तारीफ हो रही है खतरनाक लेवल पे. आप देख सकते हैं. नेक्स्ट वन, what was the most significant trend in evolution of the modern man from his ancestors? Upright postures, shortening of the jaws, binocular vision, increasing brain capacity. सबसे important क्या है? तो obviously यार है ना, increasing brain capacity है. ठीक है, ये बहुत important चीज है. In case of the peppered moth, Biston betuliaria, the black colored form becomes dominant over the light colored form in England during industrial revolution. This is an example of. ये तो यार बहुत आसान है, यहाँ पे कहीं पे भी नेचुरल सिलेक्शन ढूंढ लो, कौन सा ऑप्शन में है, इसमें देखो नेचुरल सिलेक्शन वेयर बाय द डार्कर फॉर्म्स वेयर सिलेक्टेड. वेरी गुड. बाकी ऑप्शन क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ द डार्कर कलर, इनहेरिटेंस ऑफ द डार्कर कलर कैरेक्टर एक्वायर्ड ड्यू टू द डार्कर एनवायरनमेंट. ये फालतू ऑप्शन है. प्रोटेक्टिव मिमिक्री नहीं है, कोई मिमिक्री नहीं कर रहा वहां पे. Appearance of the darker colored individual due to the very poor sunlight. ये भी सही ऑप्शन है भाई, जोक मार रही है. ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट. Which one of the following in birds indicate their reptilian ancestry? Reptilian ancestry birds में आपको जो दिखाई देती है, उनके पैर देखो, पैर, birds के legs को देखो हमेशा, है ना. Whenever you see the bird legs, you will know it. Hello, देखा क्या कभी, है ना. स्केल्स ऑन देयर हाइंड लिम्स, आपको हमेशा जब आप बर्ड्स के लेग्स देखोगे तो उनके लेग्स के ऊपर बेटा रेप्टाइल जैसे ही बेटा स्केल्स देखने को मिलता है. स्केली स्किन होती है. हैव यू नोटिस्ड? यस सर. ठीक है. फोर चेम्बर्ड हार्ट. ओह माय गॉड, ये तो नहीं है. टू स्पेशल, ये नहीं है यार. टू स्पेशल चेम्बर्स क्रॉप एंड गिजार्ड इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ओह नहीं, तो ये गिजार्ड और ये तो बर्ड का कैरेक्टर है, उनके पास रेप्टाइल के पास की तरह. eggs with a calcareous shell. Eggs with a calcareous shell. तो देखो, eggs with a calcareous shell. क्या बेटा calcareous shell फिशेस में भी होता है क्या? हेलो, is that fishes have the calcareous shells? eggs फिशेस की eggs होती है क्या बेटा? हाँ सर, होते हैं. तो उनके ऊपर कैलकेरियस शेल्स होते हैं क्या? एम्फीबियंस सर एम्फीबियंस में होते हैं. एम्फीबियंस में भी होते हैं. तो इसीलिए ये जो आंसर है ना, मतलब देखो ये भी सही है, मतलब डी इज ऑल्सो करेक्ट. ऐसा नहीं कि नहीं है, ए और डी दोनों ही सही लगते हैं, बट ये आपको इमीडिएटली ये नहीं बताता कि हाँ यार हमारे आंसर मतलब ए उसके एंसेस्टर वो है. ठीक है, इससे बिल्कुल नहीं, एक से नहीं पता चलेगा, इससे पता चलेगा. ठीक है, एक से एम्फीबियंस पे एंसेस्टर लगते हैं, एक से बेटा दूसरे भी जो भी एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स है जो कैलकेरियस एग्स ले करते हैं, कैलकेरियस शेल्स वाले. ठीक है, anyway, let it be. Now among the human ancestors, the brain size was more than 1000 cc in. 1000 cc से भी ज्यादा ब्रेन किसमें था? यही है, होमो निएंडरथैलेंसिस, इनमें ही था यार, है ना.
बाकी सब में ये तो बिल्कुल ही नहीं है यार, ये कब का है यार, ये शिवालिक हिल वाला ये तो है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल प्रिया सही है बच्चा, है ना, करेक्ट है अंजलि, होमो निएंडरथैलेंसिस करेक्ट है बच्चा। नाउ select the correct statement from the following। अच्छा, following में से क्या select है? Fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by nature। fitness क्या ये correct है? Select the correct statement। Fitness is the end result। Is it the end result of the ability to adapt and get selected by nature? Are all mammals except whales and camels have 7 cervical vertebrae? Oh, ऐसा है क्या? Then mutations are random and directional। mutations क्या random और directional होते हैं? Darwinian variations are small and directionless। तो यहाँ पे यही मतलब ये दो स्टेटमेंट देखोगे ना, इनमें यही फर्क है। म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए। और डी में होना चाहिए डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होते थे, इसीलिए दोनों रॉन्ग है यार। हेलो, गए ना, दो खत्म हो गए, अब बचता है ए और बी। Select the correct statement from the following। अरे यार क्या करेक्ट है बताओ? all mammals except whales and camels have 7 cervical vertebrae। Is it true? ये सही है क्या? No, क्या यार, ये फंडा सही है? all mammals except whales and camels No, have 7। नहीं है, ये सही नहीं है सर, आंसर ये। हाँ, ये सही नहीं। Anyway, जुरासिक पीरियड ऑफ द मेसोजोइक। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये देखो इसका, ये वाला, मतलब किसी बच्चे ने अगर वो ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो ये वाला गलत कर सकता है क्या? ये बहुत ट्रिकी है यार, मतलब कोई भी बच्चा जुरासिक दिमाग में लेके बैठा रहेगा तो ऑप्शन सी को मार्क करके खुश रहेगा, बहुत बढ़िया पेपर था सर, ऐसा बोलते हो। पेपर देके आते, नीट पेपर सर बहुत ही इजी था। अरे भाई रुक, वेट एंड वॉच, तूने क्या मार्क किया है, वो क्या पूछ रहा है, वो तो पता ही नहीं है। So see, that is what the point। यहाँ पे आप ये क्वेश्चन अगर सॉल्व किए हो, देखो ये 2006 में क्वेश्चन पूछा है और ये कब का है बच्चों? ये है 2013। ठीक है, अब जिस बच्चे ने 2006 का पेपर सॉल्व किया है वो ऊपर वाला क्वेश्चन में गलती नहीं करेगा। जुरासिक पीरियड ऑफ द मेसोजोइक एरा, करेक्ट है, was characterized by obviously बेटा इधर रेडिएशंस ऑफ रेप्टाइल्स and origin of mammal like reptiles। origin तो नहीं हुआ था, origin पहले ही हो गया था। Dinosaurs become extinct, ना उसके बाद में हुआ क्रेटाशियस में। Flowering plants and first dinosaurs appeared। अच्छा। Gymnosperms were dominant plants and first birds appeared। बताओ यार, देखो ये नहीं है, जुरासिक में वो एक्सटिंक्ट हुए नहीं थे। प्रिया इसका आंसर देना चाहती हूँ, ये 110 का डी। हेलो, जिम्नोस्पर्म्स वेर डोमिनेंट, यस एग्जैक्टली, उस समय जिम्नोस्पर्म बिल्कुल सही थे। तो उस समय जिम्नोस्पर्म बहुत डोमिनेंट थे, ठीक है। एंड फर्स्ट बर्ड्स भी, मतलब आर्कियोप्टेरिक्स वगैरह जो है उनका वहां पे बेटा है ना ओरिजिन भी हुआ था। सो दिस इज करेक्ट, है ना। Which one of the following is not a living fossil? इनमें से अभी ये देखो, ये क्वेश्चन अगेन है ना, ये वहीं से आया है। पेरीपेटस को हमने पढ़ा, पेरीपेटस को मैंने बताया था कि यार ऑब्वियसली पेरीपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक। इनमें से कौन है जो मर गया अभी, तो है ही नहीं, लिविंग नहीं है, आपको तो पता है यार, दिस इज आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है ना। ये सब हो जाने के बाद फिर से बेटा ये चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे, रिवीजन विद आवर मेरे जो स्लाइड्स है उसके साथ में, मतलब मैं इमेज दिखा कर बताऊंगा, देखिए इमेज देखो, ये ऐसा है आर्कियोप्टेरिक्स का बर्ड, ये वो सब। सो दैट विल बी अगेन मतलब आपको याद रखने के लिए, बट पहले रीडिंग बहुत जरूरी चीज होती है,
रीड करना, खुद से पढ़ना, ऐसे चैप्टर जो होते हैं इसमें जब हेवी वर्ड्स यूज करते हैं ना, उसमें एनिमेशन, ये पिक्चर्स, इसके ऊपर कभी नहीं जाने का, उसमें हम रीडिंग करना है। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, है ना। सो रीडिंग बहुत ही बढ़िया चीज है, जितना इसको पढ़ोगे, बिकॉज इट्स अ थ्योरी, इट्स अ हाइपोथेसिस, इट्स नॉट एन एक्सपेरिमेंटल समथिंग, हेलो, इजंट इट, है ना। आप जितना अपने आप को, अपने ब्रेन को स्ट्रेच कर पाओगे, इमेजिन कर पाओगे कि ये क्या बोलना चाहता है, जरूरी है। Now, which of the following is the relatively most accurate method for dating of the fossils? Fossils के dating के लिए सबसे accurate method कौन सा है? Which is the most accurate method? Yes, this is electron spin resonance method. ठीक है, इसको यूज किया जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट। ये जितने भी है ना बाकी जो रेडियो कार्बन, पोटेशियम, आर्गन मेथड या यूरेनियम लीड मेथड, ये सारे वो हाफ लाइफ वाले हैं, हाफ लाइफ रेडियो एक्टिविटी वाले हैं, ये मेथड है। ये वाला मेथड नहीं है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड जो है ये अलग है, ठीक है। और ये ज्यादा एक्यूरेट है टू डिटरमाइन द एज ऑफ एनी फॉसिल, ठीक है, वो कितना पुराना है ये बताने के लिए। There are two opposing views about the origin of the modern man. According to the one view, Homo erectus in Asia were the ancestors of the modern man. A study of variation of DNA, however, suggested African origin of the modern man. What kind of the observation on DNA variation could suggest this? क्वेश्चन देखो, लेवल देखो क्वेश्चन का, मतलब आपको सोचने को मजबूर करेगा, यार ये क्या पूछना चाहता है, ठीक है। अभी सोच लो, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आया तो उस समय आपका ब्रेन वैसा ही इंटेंसिवली काम करेगा, इसको रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू ओपनिंग, ठीक है, व्यू है। अभी होमो इरेक्टस को हम लोग मानते हैं कि चलो वो मॉडर्न मैन का एंसेस्टर है, उसके बाद में वो नेंडरथल वगैरह आया, वो स्किप नहीं कर रहे, वो है, वो उसके बाद, ठीक है। नाउ greater variations in Asia than in Africa, greater variation in Africa than in Asia, similar variations in Africa and Asia, variations only in Asia and no variations in Africa। अगर आप डीएनए की स्टडी कर रहे हो दोनों की, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्या आंसर होना चाहिए? देखो, हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि वेरिएशंस ही इंपॉर्टेंट है, वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट। जितने ज्यादा वेरिएशंस होंगे बेटा, उतने चांसेस है अडॉप्ट होने के, किसी भी कंडीशन में अडॉप्ट होने के। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अफ्रीका में ओरिजिन हुआ और एशिया में जाके सेटल हो गए। अब आप बताओ यार, एशिया के कंडीशन और अफ्रीका के कंडीशन तो सिमिलर है नहीं, हेलो। अगर हमारा उनका डीएनए, मतलब हमारा डीएनए अफ्रीकन लोगों से मिलता जुलता है, और उनका जो भी एनसीईआरटी भी स्टेटमेंट ये लिखती है कि अफ्रीका में ओरिजिन हुआ और पूरे फिर दुनिया में फैल गए, यही लिखा है ना। एनसीईआरटी में पढ़ के बताया यार, मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है, हेलो, इजंट इट, है ना। अगर ये चीज सही है तो इसका क्या मतलब है कि इतने सारे एम्पल वेरिएशन अवेलेबल थे, है ना, जो अलग अलग जगह पे चले गए। कुछ वेरिएशन कहाँ पे टिक गए, दूसरे वेरिएशन कहीं पे टिक गए, तीसरे वेरिएशन कहीं पे टिक गए, और इससे अलग अलग प्रकार के रेसेस जो ह्यूमन के हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या है बेटा यहाँ पे? A study of variations of DNA, however, suggested African origin of the modern man. जब हमने वेरिएशंस के बारे में पढ़ा, when we have studied about the variations, what kind of the observations on DNA variations could suggest this? कौन से प्रकार के बेटा आप लोगों को मतलब है ना वेरिएशंस ऐसा मतलब आपको सजेस्ट करते हैं? तो ग्रेटर वेरिएशंस इन एशिया देन इन अफ्रीका,
greater variation in Africa than in Asia? तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे हमें नोटिस करना पड़ेगा सिमिलर वेरिएशन अफ्रीका एंड एशिया नहीं, सिमिलर वेरिएशन नहीं हो सकते। देखो सिमिलर वेरिएशन नहीं हो सकते प्रिया, सिमिलर वेरिएशन अगर होते है ना तो हम लोग मतलब अफ्रीका से आए हुए यहाँ पे टिकते नहीं थे, ठीक है। अगर वो इतने सालों से यहाँ पे पनपे हैं पूरे एशियन कंट्री, एशिया मतलब सिर्फ इंडिया वगैरह नहीं है, एशिया मतलब एंटायर अप टू चाइना एंड जापान एंड व्हाटएवर, ठीक है सब वहां पे जो भी आपको लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही जो भी मंगोलियन वगैरह जो भी आपको सारे वेरिएशन एशियन में देखने को मिलते हैं, तो वो सिमिलैरिटी की वजह से तो बिल्कुल नहीं हो सकते। हाँ, हम में आइडेंटिटी है, सिमिलैरिटीज है जेनेटिक लेवल पे, जीन्स हमारे आइडेंटिटी, बट उसके एलील बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। हाँ क्षितिज बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर होगा ये वाला, ग्रेटर वेरिएशन इन एशिया देन इन अफ्रीका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशंस है बहुत ज्यादा अलग अलग लेवल पे आपको कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस होने की वजह से कोई कुछ बन गया, कुछ कोई बन गया। आप देखो, आप अफ्रीका में पूरे एंटायर अफ्रीका में देखोगे तो आपको एक ही प्रकार का रेस देखने को मिलता है, बट अगर आप एशिया में देखोगे तो आपको बेटा कॉकेशियंस भी देखने को मिलते हैं, मैलाउट्स भी देखने को मिलते हैं, मंगोलियंस भी देखने को मिलते हैं। यस, यू कैन ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, एंटायर एशिया को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करो तो आपको दिखाई देगा ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेरिएशन जो है वो देखने को मिलेंगे। एनीवे, okay, we are not going to the beyond 2005, so just we'll end here, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग रोकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करो, और आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, बस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये वाले क्वेश्चन को ज्यादा सोचना मत, डोंट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, जस्ट लीव इट एज इट इज, ठीक है। या एक क्वेश्चन ऑटोमेट अपने आप में बेटा एक खुद में ही ब्लंडर है, आ गया यार क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज अ ब्लंडर इन इटसेल्फ, दिस वन, ठीक है। ये वाला जो दिख रहा है आपको, दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसको ज्यादा दिमाग में मत धरना, ये वैसे भी 2003 का है, ठीक है। कौन पहले आया क्या आया, क्योंकि ये एविडेंट नहीं है, हर कोई इसका अलग अलग आंसर आपको एक्सप्लेन करेगा, सो डोंट विल, ठीक है। इसमें बिल्कुल इसमें पीछे मत भागो। नंबर है ना क्वेश्चन नंबर 45, बाकी आप सब लोग सारे क्वेश्चन देख लो, सारे लॉजिकल प्रॉपर्ली है, ठीक है। ये हिस्टोरिकल बेसिस पे कि किसने क्या सोचा, डार्विन और वैलेस, so just go through that paragraph wherever this question is there, डार्विन और वैलेस का पैराग्राफ है, just go through that paragraph, ठीक है। हेलो, सो तो आज के लिए बस बेटा यहाँ पे हम लोग रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेफिनेटली, अगर हमारा लेक्चर इस वीक में और है क्या, तो अगर होगा तो विल डेफिनेटली स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, ये वाला चैप्टर हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। एनीथिंग एल्स? ये शुरू तो नहीं हुआ है? हेलो, ये चैप्टर शुरू हुआ है क्या? नो, सो विल स्टार्ट दिस बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, इवोल्यूशन। ये थोड़ा सा आप समझ लो कि बच्चों इवोल्यूशन के वैसे अभी क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं,